हम लोग शुरू करेंगे आज, जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए। एक्चुअली कंक्रीट में आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना पड़ेगा। कंक्रीट कोई एक क्लास में या एक घंटे में डिस्क्राइब करने वाली चीज नहीं है, लेकिन एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर कंक्रीट के बारे में आपको जितना नॉलेज होना चाहिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को इनिशियली, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हर बात। लेकिन आपको IS 456 को पढ़ते रहना है। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लाइन बाय लाइन, और जितनी बार हो सके उसको पढ़ जाइए। और जितनी चीजें आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं भी याद रख सकते हैं तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीजें जो है इसी कोड में मिलेंगी। तो जब भी आपको रेफर करना हो, जब भी आपको जरूरत पड़े, आप कोड खोलें और आपको दिख जाए, वो मिल जाए कि कहाँ पे है। इसीलिए आपको पूरा फैमिलियर होना है IS 456 से, क्योंकि यही है आपका पूरा बेस गाइडलाइन और यही हमारा स्टडी मटेरियल है। उसी में से जो चुनिंदा चीजें हैं जो कि एकदम आपको जाननी चाहिए, जो कि आपको गाहे बगाहे जरूरत पड़ती रहती है, वो चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। बाकी चीजें मेरा सजेशन है आप हमेशा पढ़ते रहिएगा। कम से कम 1 से 2 बार जरूर उसको पढ़ लीजिए कोई भी रियल वर्क शुरू करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि जो भी चीजें जिस जगह मैं फंसा हूँ उसका सारा मटेरियल कहाँ मुझे मिलने वाला है। तो ये तो हो गई IS 456 के बारे में। लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पे जो रिलेवेंट चीजें हैं मैं जरूर बताऊंगा। कंक्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं, एग्रीगेट मतलब सैंड कहने का मतलब फाइन एग्रीगेट, और उसके बाद कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो जो चीज़ बनती है वो होती है कंक्रीट। उसी को कंक्रीट कहते हैं। तो उसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट और वाटर, उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लेते हैं। और जब भी हम कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट यानी स्टील का बार डाल देते हैं तो उसको हम लोग RCC कहते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसके बारे में हम बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, उसके डिजाइन के बारे में। ये चीज़ें आपको जनरल प्रैक्टिस में इतना तंग नहीं करने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब भी आएंगी आपको ड्राइंग्स में लिखनी होगी या कहीं भी, इसका कोई डिजाइन करना स्ट्रक्चरल इंजीनियर के खाते में नहीं आता है। इसके लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप सिर्फ लिखोगे कि मैंने जो डिजाइन किया है M25 कंक्रीट के लिए किया है, जिसका जो कि 28 दे कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। आपको सिर्फ इतना मतलब है, लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आपके डिस्कशन के काम आएगा। और एज ए डिजाइन इंजीनियर आप सारे नॉलेज के कस्टोडियन हो, तो जहाँ भी कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होगा वो आपके पास ही आएगा और आप ही से पूछेगा। इसीलिए आप सब चीज़ अपने दिमाग में नहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस रेफरेंस में, किस कोड में, किस लिटरेचर में मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए, कम से कम लिटरेचर्स वगैरह, कोर्स वगैरह के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे लोग होंगे जो इस कोर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में होंगे, तो उनको बताने की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शौकिया तौर पर या अभी क्लास में 3rd ईयर या फाइनल ईयर में होंगे। उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोड जो है बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए, कम से कम IS 456 और आने वाले 2-3 कोड जो हैं जिनको बहुत अच्छी से आत्मसात करना बेटर रहता है एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। अब देखिए, जो हमारा कंक्रीट का कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, सीमेंट है, एग्रीगेट है और वाटर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंट की, है ना। ये जो सीमेंट है, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जाना चाहिए IS 456 क्लॉज नंबर है 5.1। वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन मोटा मोटा जो सीमेंट है वो 3 ग्रेड में मिलता है ना। 3 ग्रेड में मिलता है, 33, 43 और 53। ये ग्रेड्स क्या होते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। ये सीमेंट का ग्रेड निकालते कैसे हैं, तो क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर यानी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, जिसका एक फेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस क्यूब को जब हम टेस्ट करते हैं, इसको बनाते हैं 1:3। 1 आपका सीमेंट हो गया और 3 हो गया फाइन एग्रीगेट। इसी के रेशियो में
ये एक क्यूब बनाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट रिजल्ट आता है दैट इज वही उसका ग्रेड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंक्रीट का ग्रेड कैसे निकालते हैं, कंक्रीट में 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब बनाते हैं। सीमेंट का ग्रेड निकालने के लिए सीमेंट सैंड मोर्टार 1:3 रेशियो का बनाते हैं, और क्यूब की साइज क्या है, रफली 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और उसको टेस्ट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ सीमेंट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर कोड पढ़िए, ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है कि ग्रेड ऑफ सीमेंट कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इतना काम का नहीं है। हाँ, एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये तीनों चीज़ें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, और आपको अपने कंक्रीट में कौन सा सीमेंट यूज करना है, सीमेंट कौन सा यूज होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं मिक्स डिजाइन से। अगर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली मिक्स डिजाइन के द्वारा ही आपके कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ये सारे कॉम्पोजिशन के रेशियो पता किया जाएगा, तो वो मिक्स डिजाइन में वो सारी चीज़ें दी हुई होंगी। लेकिन जो इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से इन दोनों में से अगर आप कोई यूज करेंगे 43 और 53, और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग मास है तो ये आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि ये कम रिक्वायर्ड होता है, और ये जो है 33 ग्रेड जो होता है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमें जब हम डिजाइन करेंगे तो हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ लिखेंगे कि M25 या M20, जनरली M25 कंक्रीट हमें चाहिए होगा। तो M25 कंक्रीट में बनाने के लिए अगर हम 33 ग्रेड का सीमेंट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, उससे कम रिक्वायर्ड होगा 43 ग्रेड, और उससे भी कम रिक्वायर्ड होगा 53 ग्रेड। अगर मनी और इसके हिसाब से एक बैलेंस बना के देखें डिजाइन मिक्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये वाला इन दोनों में से कोई जो अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इकोनॉमिकल होगा। लेकिन मार्केट में आपको ये तीनों अवेलेबल होती हैं, और बेसिकली दो तरह की सीमेंट होती है, एक होती है ओपीसी और एक होता है पीपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी का मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओपीसी जो है थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि पोर्टलैंड पोजोलाना में हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसके हम पोजोलाना कहते हैं वो मिक्स कर देते हैं 10 to 25%, 10 to 25% ये वेस्ट होता है। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग इसको सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश और भी कई तरह के वेस्ट हैं जो इसको मिक्स करते हैं। अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बुक से रेफर करिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि पीपीसी जो है इट कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोजेक्ट, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक टेक्निकल चीज़ यही है कि इसका जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है वो लेस होता है, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो जाके फिर वो वहीं पे अचीव हो जाएगा। तो अगर हम M25 कंक्रीट बना रहे हैं, चाहे हम 33 ग्रेड से बनाएं चाहे 43 ग्रेड से बनाएं, केवल जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करने का जो रफ्तार होगा उसी में फर्क आएगा। एंड प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ दोनों का सेम आ जाएगा 28 डेज का अगर देखेंगे, या थोड़े और दिनों के बाद का देखेंगे। इसीलिए इसको भी नॉर्मल कोई भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, मास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में, लेकिन हाँ इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। हर जगह आपको यही कंक्रीट यही मिलेगा, क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें फ्लाई ऐश मिक्स होता है, तो ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 33 ग्रेड सीमेंट जो कि पीपीसी है बहुत आसानी से अवेलेबल होगा, और ये दोनों अच्छे शहरों में शायद आपको मिल जाए रेडीली, अदरवाइज आपको ऑर्डर करके मंगाना होगा। और अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्री से भी खरीदा जा सकता है। तो जनरली डायरेक्ट इसका डील जो होता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ही हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा चाहिए, थोड़े बहुत अमाउंट में चाहिए, तो आप 33 ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि जो डिजाइन मिक्स किया गया है उसमें इसी 33 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो। सीमेंट के बारे में इतना अगर आपने जान लिया तो बहुत है अभी के लिए आपके लिए। बाकी कोड देखते रहिएगा, IS 456 का 5.1 में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। अभी के हिसाब से दिस नॉलेज इज एनफ फॉर यू। ये चीज़ें जनरल प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा आपको नहीं आएंगी तंग करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट के बारे में। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो भी बाइफर्केशन है
वो आपको पता है, लेकिन एग्रीगेट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भी आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करने वाला है, बट ये एक बेसिक नॉलेज है, इसको आप जरूर अपने पास ले लीजिए। एग्रीगेट का पहले तो कोड होता है IS 383, ठीक है। और जो एग्रीगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल नेचुरल एग्रीगेट का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि ब्रोकन स्टोन होता है। जनरली ब्रोकन स्लैग से भी बनता है, लेकिन ब्रोकन स्टोन जो अगर आप RCC या कंक्रीट में इंपॉर्टेंट वर्क में यूज कर रहे हैं तो नेचुरल एग्रीगेट का ही इस्तेमाल करेंगे। अदर एग्रीगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं PCC जैसे वर्क में, जिसमें आपने रेनफोर्समेंट नहीं डाला हो और वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो। उसमें आपका स्लैग आ जाता है, ब्रोकन ब्रिक आ जाता है और ब्रोकन टाइल आ जाता है। उसको भी एज ए एग्रीगेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट, बशर्ते कि हमारा जो काम है वो सिर्फ PCC हो, उसमें रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल ना किया गया हो, और दूसरा वो काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं तो PCC वर्क है, कहीं पे ले करना है, कहीं पे आपको हार्ड स्टैंडिंग बनाना है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको जजमेंट करनी पड़ेगी एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कि आप अगर मान लो कि कहीं पे ये सब चीज़ें कब इस्तेमाल होंगी, जब आपके पास कहीं मान लो कि ये बहुत ज़्यादा है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रिक बहुत सारे ब्रोकन ब्रिक्स है साइड पे, उसको क्या करें, देन यू कैन सजेस्ट कि ठीक है इनको आप ना एज ए एग्रीगेट यूज कर लो, हम यहाँ पे पेमेंट बना रहे हैं, वहाँ पे इसको सीमेंट में मिक्स करके डाल दो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो डेब्रिज मैनेजमेंट हो जाएगा, और दूसरा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा उससे सेविंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने आएगी तो आप ये सब डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आपके जो एग्रीगेट होगा कोई भी, उसके ये गुण होने चाहिए, नॉट एब्जॉर्ब 10% ऑफ वाटर ऑफ इट्स ऑन वेट। उसका जो वेट है, अगर पानी में डाल देते हैं जब 25-24 घंटे के लिए, फिर उसको हम वेट लेते हैं तो 10% से ज़्यादा उसमें वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। और उसमें सल्फेट जो है SO3 वो भी 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक है मैं बता रहा हूँ, बट अब मैं बता रहा हूँ तो ध्यान रखिए, इसको भूलना नहीं है। ये सब चीज़ें इतना आएंगी नहीं, आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगी। हाँ, प्रैक्टिस में आएगा ये साइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ कि जो साइज है एग्रीगेट, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कितना साइज होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ, फाइन एग्रीगेट का साइज तो ऑलरेडी उसको क्लासीफाई किया गया है 4.75 mm से। जो छोटे होते हैं उनको हम लोग फाइन एग्रीगेट के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो कोर्स एग्रीगेट है उसका क्या साइज होना चाहिए, बेस्ट साइज क्या होना चाहिए? देखिए, जितना बड़ा कोर्स एग्रीगेट होगा उतना अच्छा है, उतना मजबूत कंक्रीट मिल सकता है। ये एक जनरल थंब रूल है कि जितना बड़ा एग्रीगेट हम यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट्स में, जितना एज पॉसिबल, एज बिग एज पॉसिबल, जितना बड़ा से बड़ा हम इस्तेमाल कर सकें उतना ही अच्छा है। एंड प्रोडक्ट उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। लेकिन और भी कई सारी चीजें हमें गाइड करेंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें एग्रीगेट जो है किस साइज का लेना होगा। जैसे पहला क्राइटेरिया तो यही आ जाता है कि लेस देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस। अब जैसे मान लीजिए एग्रीगेट है और आपको उसी एग्रीगेट से स्लैब कास्ट करनी है ना, और स्लैब कास्ट है, स्लैब आपका है 100 mm थिक, 100 mm थिक स्लैब अगर आपको कास्ट करनी है तो कहता है कि 1/4, अगर स्लैब 100 mm का है तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, 25 mm। तो कह रहा है 25 mm से छोटा होना चाहिए एग्रीगेट का साइज, यानी आप 30 mm का एग्रीगेट ऐसे वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम साइज इस केस में क्या होगा, 25 mm। इस तरह से पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। लेकिन अगर हमें ज़्यादा बड़ा यूज करना हो 25 mm से, जैसे PCC रोड बनाते हैं तो PCC रोड में जनरली जो उसके थिकनेस, जो पेमेंट का थिकनेस करीब 150-200 होता है, तो ऐसे केसेज में वहाँ पे 40 mm का एग्रीगेट चल जाता है रोड का जब पेमेंट बना, या ऐसा कोई अनरेनफोर्स जो स्ट्रक्चर है जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं है, वहाँ 40 mm तक का हम लोग एग्रीगेट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल वर्क, जनरल जो प्रैक्टिस में हमारा आएगा, उसमें जो एग्रीगेट का इस्तेमाल होगा, दैट एग्रीगेट शुड बी 20 mm डाउन। उसको कहते हैं 20 mm डाउन, यानी सबसे बड़ा वाला एग्रीगेट 20 mm और उससे थोड़े बहुत छोटे 10 mm 5 mm के भी रहेंगे, ताकि कॉम्पैक्शन उसका अच्छा हो, वेल ग्रेडेड हो।
तो उसको हम लोग कहते हैं कि 20 mm डाउन ग्रेड जो एग्रीगेट होता है वो सुटेबल फॉर जनरल वर्क, जनरल यूज जो भी होगा। तो आप आंख मूंद के अपने ड्राइंग में लिखेंगे अपने डिजाइन के बाद कि एग्रीगेट साइज शुड बी 20 mm डाउन। सिंपल सी बात है, ये करना है आपको। तो आपको पता है कि हमारे एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होगा 20 mm, तो एग्रीगेट साइज शुड बी 20 mm डाउन। उसके बाद 10 mm का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 10 mm डाउन, जब आपका बहुत ही डेंस रेनफोर्समेंट हो, है ना। रेनफोर्समेंट है कि उसके अंदर जाने का जगह ही नहीं है, एकदम पास रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, उसमें अगर आप डालोगे तो वो फंस जाएगा 20 mm का। तब आप ऐसे केसेस में 10 mm 10 mm का, या आपको मान लो 50 mm का स्लैब कास्ट करना हो, है ना, या और भी पतला कास्ट करना हो, ऐसे केसेज में आप 10 mm थिक ही 10 mm का साइज का एग्रीगेट ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए जितना बड़ा एग्रीगेट उतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। इसीलिए जनरली रिकमेंडेड है कि 20 mm डाउन रहे, उससे छोटा ना जाइए, उसी हिसाब से अपना थिकनेस वगैरह भी डिसाइड करिए। लेकिन अगर उससे छोटे यूज करने की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस यू कैन यूज 10 mm ऑल्सो। तो ये सीधा सा फंडा था। तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली एग्रीगेट्स के बारे में भी, और हम थोड़ी सी बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर के बारे में एक्सटेंसिवली हमने पढ़ा है, अगर आपने अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा तो बेसिकली वाटर जो है नॉर्मली जो कहा जाता है कि जो पानी पीने योग्य है, पोर्टेबल वाटर, दैट कैन बी यूज इन द कंक्रीट। तो सीधा सा फंडा है कि अगर पोर्टेबल वाटर है तो आप कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पोर्टेबल नहीं है तो फिर वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पोर्टेबल नहीं है तो उसमें केमिकल के इम्बैलेंसेस होंगे। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसा पानी हमें इस्तेमाल करना है। पहला है फ्री फ्रॉम ऑयल्स, एसिड्स, अल्कलीज, सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड अदर डेलिटेरियस टू कंक्रीट एंड स्टील। तो ये ऐसा पानी चाहिए जिसमें तेल नहीं हो, एसिड नहीं हो, बेस नहीं हो, है ना, सॉल्ट नहीं हो, शुगर नहीं हो, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, घास फूस नहीं हो उसके अंदर, एंड ऐसा कोई केमिकल ना हो जो आपके कंक्रीट को डिटोलिरेट करे या आपके स्टील के साथ रिएक्शन करे। तो पानी इतना फ्री होना चाहिए। एक शब्द में कहें तो वाटर शुड बी पोर्टेबल, है ना, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एज ए इंजीनियर आप पानी तो पी रहे हैं, आपको लग रहा है कि पानी तो पी रहा हूं, लेकिन पानी का जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें। पी तो रहे हैं लोग लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इनके सब डाउट, तब आपको डाउट होगा कि नहीं ये पानी में कुछ गड़बड़ी है, इसको टेस्ट किया जाए। तो ऐसे केसेज में जब डाउट है, पानी तो पोर्टेबल है बट फिर भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप उसको टेस्ट कराइए। क्या टेस्ट करेंगे कि उस पानी से बना हुआ एक क्यूब बनाएंगे और एक डिस्टिल वाटर से बना हुआ क्यूब बनाएंगे। एक डिस्टिल वाटर से और एक जो पानी आपका इस्तेमाल होना है साइड पे उससे, उन दोनों में डिफरेंस, जो स्ट्रेंथ गेन हो आपका रियल वाटर से, वो 90% ऑफ द डिस्टिल वाटर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दैट वाटर कैन बी एक्सेप्टेबल। अगर 90% से नीचे स्ट्रेंथ आती है तो यू कैन रिजेक्ट दैट वाटर। और उसके बाद आप कह सकते हैं, अगर आपके, देखिए आप तो एज ए डिजाइन इंजीनियर हैं, आपके पास जब साइट वाले फंसेंगे, जब उन्हें समझ में नहीं आएगा तब वो आपके पास आएंगे। देन यू कैन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन कि भैया पानी पीने में ठीक नहीं लग रहा है तो आप ये वाला टेस्ट कराइए, और ये वाला टेस्ट अगर वो पास हो जाता है देन ओके, अदरवाइज आपको पानी का व्यवस्था कहीं और से करना चाहिए। तो ये तो हो गई। उसके बाद कहता है कि पीएच जो है 6 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी 7 के आसपास ही पीएच उसका रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 पॉइंट और हैं कि जैसे सी वाटर, कहीं कहीं आप जाओगे कोस्टल एरिया में तो सी वाटर अवेलेबल होता है। तो क्या सी वाटर का इस्तेमाल हम लोग आरसीसी में कर सकते हैं? आरसीसी में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आरसीसी में सी वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। पीसीसी में लेस इंपॉर्टेंट वर्क में सी वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये एक है रिकमेंडेशन सी वाटर का। और उसके बाद है कि जब भी आप क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग उसी वाटर का करेंगे, उसी पानी का करेंगे
जिस पानी को आपने कंक्रीट में मिक्स किया है उसकी क्वालिटी उससे खराब नहीं होनी चाहिए। तो वाटर क्वालिटी जो है क्यूरिंग का और जो मिक्सिंग का बोथ विल बी सेम।